हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर आपको प्रॉपर एचसीएस की एनालिसिस करके दी है हर सब्जेक्ट की, और पूरी टीम जो है अच्छे से हर सब्जेक्ट को एनालाइज करके और आप तक सही स्ट्रेटेजी पहुंचा रही है हर सब्जेक्ट के बारे में। और इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और उनको आप किस तरह से तैयार करें, और प्रॉपर जो है उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, और किस क्रोनोलॉजी में तैयारी होनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम लोग बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एचसीएस में ज्योग्राफी के पर्टिकुलरली, और इसके अलावा उनके जो है सोर्सेज क्या रह रहे हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। फिर जो है मैं क्रोनोलॉजी में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद जो है कोई भी मेरे ख्याल से अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आराम से 17-18 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हैं, उसमें ठीक किए जा सकते हैं। 20 by 20 नहीं हो सकते, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लगभग 16, 17, 18 तक आप ठीक कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये इजीली पॉसिबल है। पॉलिटी ज्योग्राफी लीड लेने के सब्जेक्ट है दोनों ही। मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत करना है ही नहीं अपने को। एक एक दो दो क्वेश्चन गलत हो गए तो कोई बात नहीं है, बट उनमें लीड लेना है आपको, है ना। बाकी के सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो बट इनमें लीडिंग आपका ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो एचसीएस 2024 में क्वेश्चंस आए हैं मात्र आपके 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। बट वहीं अगर बात करें एचसीएस 2023 में, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए 21 क्वेश्चन थे। और उसके बाद एचसीएस 2022 उससे पहले वाले में देखें तो 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आए हुए हैं, ठीक है। अब कहां से आए हैं वो क्वेश्चंस, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 साल का क्यों ले रहे हैं हम लोग, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्योंकि 3 साल में जो पैटर्न में चेंज हुए हैं वो रिसेंट पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कीजिए, तो चीजें प्रॉपर ही होगी, राइट। सो कहां से आए हैं क्वेश्चन, 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में भी कहां से, सोयल से 2 क्वेश्चन आए हैं, क्रॉप से 1 क्वेश्चन आया है। अब क्रॉप्स की अलग तरीके से जो है वो पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बना के आपके सामने पेश किया जाता है। तो क्रॉप से 1 क्वेश्चन, सोयल से 2 क्वेश्चन, माइंस एंड मिनरल्स, जैसे कि कौन सी माइंस कहां पर है, मिनरल्स जो है कौन सा कहां पर मिल रहा है, तो मिनरल्स और माइंस को जो है आपस में लिंक करना, और इस तरह के क्वेश्चन जो है मिलान करें, वो वाले आए हैं। उसके बाद पोर्ट से 1 क्वेश्चन आया है, हिमालयन पासिस, जो हिमालय के अंदर नेचुरल पासिस बने हुए हैं उनसे क्वेश्चन आया, जैसे सिपकिला हो गया, लिपू लेखला हो गया, तो उससे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला एचएस 2024 में। वहीं पर क्लाइमेटोलॉजी से अगर बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी से जेट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था। इसके बाद लोकल विंड से 1 क्वेश्चन पूछ रखा था। जेट स्ट्रीम्स और लोकल विंड से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ, एक एक दोनों इन पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, हालांकि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। एचसीएस में 2 क्वेश्चन आए, आगे और भी कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बात करूंगा आराम से आगे आने वाली जो है स्लाइड्स में। वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर बात करें तो डेल्टा से 1 क्वेश्चन था, मिनरल से 1 क्वेश्चन था, ग्रासलैंड्स जैसे कि आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनसे पूछ रखा था। उसके बाद वाटरफॉल्स जो है, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स पर जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है उससे आपसे 1 क्वेश्चन इसका पूछ रखा था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सोलर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, और 1 क्वेश्चन जो है स्पीसीज से था, इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है, तो एनवायरमेंट में मान लो, चाहे इसको हम लोग ज्योग्राफी में मान लो, किसी में मान लो, वो 1 क्वेश्चन जो है वहां से रहा था, ठीक है। अब देखें अगर हम लोग 2023 में, तो 2023 में क्वेश्चन कहां से आए हैं, 2023 में इंडियन ज्योग्राफी से अगेन रॉक सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, कोल फील्ड से क्वेश्चन आए हैं, कोयले की खाने जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। उसके बाद सोयल से क्वेश्चन आए, मिनरल्स मान लो या कोल फील्ड मान लो, एक ही बात है वो, ठीक है। तो मिनरल से 1 क्वेश्चन, रॉक से 1 क्वेश्चन, सोयल से 1 क्वेश्चन, क्रॉप से 1 क्वेश्चन। तो ये देखो सोयल और क्रॉप से दोनों साल में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंस तो इसकी आप समझ ही सकते हैं अभी, है ना। दोनों बार इससे पूछा गया। फिर थर्मल पावर प्लांट्स में देख रखा है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, तो ये कल को न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है। तो इस तरह से जो मेन इंपॉर्टेंट है उन पे पूछता है। आप कहीं ये सोचो कि सर सारे थर्मल पावर प्लांट कैसे याद रखें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट से भी 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लाटू जो है वर्ल्ड के, उनसे पूछा हुआ है। डेल्टाज से क्वेश्चन आ रखा है, डैम से क्वेश्चन आ रखा है, और लास्ट में भी अगर आप देखेंगे पिछली बार जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर देखें डेल्टा से 1 क्वेश्चन है, और मिनरल से क्वेश्चन है, ग्रासलैंड से, वाटरफॉल से, और यहाँ पर जो आपका प्लाटू से, डेल्टा से और डैम से पूछ रखा है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें ह्यूमन ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से नेचुरल रिसोर्सेस, इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस एक क्वेश्चन जो है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें हम लोग, तो ओशियनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया आपका ट्रेंचेस के बारे में और ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में। ओशियन बॉटम रिलीफ और ट्रेंचेस यानी मिड ओशियनिक रीज वगैरह के बारे में, और ट्रेंचेस, वैसे तो ट्रेंचेस ओशियन बॉटम रिलीफ का ही पार्ट है, तो इसी चीज को दो क्वेश्चंस में ये आपका ओशियनोग्राफी से आ रखा है। दो नहीं, तीन क्वेश्चन, इवन तीन से चार भी थे, ओशियन बॉटम रिलीफ से थे। बट ओशियन बॉटम रिलीफ में ट्रेंचेस, मिड ओशियनिक रीज, है ना, ट्रेंचेस को मिलान करो नॉर्थ से साउथ, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो दो तीन क्वेश्चन हो गए थे, टोटल तीन या चार क्वेश्चन इनसे थे। ठीक है, उसमें ट्रेंच के थे दो या तीन। तो फिजिकल ज्योग्राफी से अगर बात करें तो लैंडफॉर्म्स यानी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स की बारे में पूछ रखा है। एल्यूवियल लैंडफॉर्म हो गया, ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो गया, उस तरह का एक क्वेश्चन हो गया। प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपसे फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद एचएस 2022 में अगर हम लोग देखें, तो एचएस 2022 में कैसे पूछा हुआ है, तो इसमें आपका पूछ रखा है इंडियन ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन फिजिकल ज्योग्राफी में अगेन रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है। उसके बाद नेशनल पार्क से है, सॉइल्स और डैम से है। उसके बाद मिनरल डिपॉजिट से पूछ रखा है क्वेश्चन। हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। क्रॉप से क्वेश्चन पूछ रखा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका मतलब क्रॉप्स और सॉइल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉइल एंड क्रॉप्स जो है तीनों साल में क्वेश्चन पूछा है ना। यही एनालाइज करने की चीज है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्रोनोलॉजी में किस तरह से पढ़ना है सब कुछ। तो क्लाइमेटोलॉजी जो है, उसमें अगर देखें तो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पूछ रखा है, वहां से क्वेश्चन। विंड से क्वेश्चन, ठीक है, विंड से क्वेश्चन पूछ रखा है। एक सेकेंड, हाँ, विंड सिस्टम, प्लेनेटरी विंड्स जो है यानी परमानेंट विंड से क्वेश्चन पूछ रखा है। कोपेन क्लासिफिकेशन से ग्रीन हाउस गैसेस को लिंक करके पूछ रखा है क्वेश्चन, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों का पार्ट मिला के। ओशियनोग्राफी में अगर बात करें तो ओशियन वेव के बारे में पूछ रखा है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पूछ रखा है, ओशियन से रिलेट करके पूछ रखा है, इसलिए ओशियनोग्राफी में डाला है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट से बात करें तो रामसर साइट्स से क्वेश्चन पूछ रखा था। तो इस तरह से जो है लगभग लगभग आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन 2022 वाले में थे। ठीक है, ये तो हो गया पर ईयर जो है कैसे पूछा गया है, उनके बारे में मेरे को जो डिस्कस करना था आपसे वो तो हो गया ये। अब अपने को स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और अपने को कैसे पढ़ना है आगे, ताकि अपना ज्योग्राफी में जो है एक भी नंबर ना कटे, इसकी क्रोनोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इसको आप एक बार देखिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहली चीज जो है ज्योग्राफी में पढ़ने की होती है, वो होती है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये हर बच्चे ने पढ़ा भी होता है और तैयारी के दौरान इसमें प्रॉपर तरीके से जो है आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, कहाँ से पास हो रही है, किस तरह से है वो। तो इसके बारे में अच्छे से, इसका क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, ये कभी भी बन सकता है, ये प्रॉपर होना चाहिए। फिर आइए आप इंडियन ज्योग्राफी पे प्रॉपर तरीके से, और इंडियन ज्योग्राफी को आप शुरू कीजिए प्रॉपर तरीके से, का मतलब हो गया इंडिया की बाउंड्री से, कि इंडिया की जो आपकी स्थलीय सीमा जो है ना, वो किसके साथ लगती है, और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसके साथ। तो लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री दोनों को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, किसके साथ कितनी है, और जो कोस्टल बाउंड्री है उसके साथ भी अपना अपना कितनी आइलैंड्स की है, कितनी मेनलैंड की है, प्रॉपर तरीके से। और साथ ही साथ वहां पर आप पढ़िए कि कितना टेरिटोरियल वाटर तक कितना है इंडिया का, कॉन्टिग्यूअस जोन कितनी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितनी है, ये तमाम चीजें जो है ये आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये कोस्टल बाउंड्री में जो चेंज है उसको भी पढ़ना है साथ में ढंग से। पहले कोस्टल बाउंड्री आप कितना किलोमीटर की मानते थे और नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर की है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसको बहुत तरीके से एक एक करके आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जैसे ऊपर से आप लगे हिमालय के बारे में पहले पढ़े, उसके बाद हिमालय को प्रॉपर तरीके से, हिमालय की तीनों रेंजेस, पहले हिमालय की फॉर्मेशन, फिर तीनों रेंजेस हिमालय की प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो है नेचुरल पासिस जो हिमालय की है, इंपॉर्टेंट पीक्स जो हिमालय की है, इसके अलावा कोई टनल है इंपॉर्टेंट, तो पूरी चीजें जो है वो कवरेज एक साथ होनी चाहिए, उसमें कोई जो है किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में ठीक से आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो है किस तरह से, कब बना है, कैसे बना है ना, एलुवियल सॉइल है एंड ऑल, वो सारी चीजें, उसको डिवाइड करके आप राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन,
इसके अलावा जो है आपका गैंगेटिक प्लेन हो गया, असम प्लेन हो गया, तो इसको लिंक करके प्रॉपर तरीके से ये नोट्स है अगर आपके पास तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं सोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा कि कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जब पढ़ेंगे तो ये बहुत वाइडेस्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को बहुत सही तरीके से पढ़ना है अपने को। बहुत सही तरीके से कैसे पढ़ना है सर? बहुत सही तरीके का मतलब हो गया एक एक चीज को पढ़ते टाइम उसके चारों तरफ के सारे एंगल्स को खंगाल दो। जैसे कि अरावली पढ़ रहे हो तो अरावली आपको ये पता है कि अरावली कहाँ है, कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, हाईएस्ट पीक क्या है। फिर आओ अरावली में मिनरल्स कौन से मिल रहे हैं, तो अरावली में नॉन फेरस मिनरल मिल रहे हैं, तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िएगा कि जब फेरस मिनरल की बात आती है तो अरावली की तरफ देखना भी नहीं है, नॉन फेरस मिनरल्स मिल रहे हैं। तो नॉन फेरस में कौन से मिल रहे हैं? अच्छा, कॉपर मिल रहा है, तो कॉपर कैपिटल किसको कहते थे? खेतड़ी को कहते थे। खेतड़ी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नया कॉपर कैपिटल कौन हो गया? मलांच खंड हो गया, इन द बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस तरह से जो ना प्रॉपर तरीके से अरावली को अपने को खत्म कर देना है। जब पढ़े, खत्म करने का मतलब पढ़ के, है ना। वैसे तो अरावली पे सरकार जो है वो अभी कर रही थी गाइडलाइंस, तो वो एक अलग मामला है, वैसे खत्म नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू जब आप पढ़ रहे हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूहर क्यों बोलते हैं? कोयला भी मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है, यूरेनियम भी मिल रहा है, कितने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, है ना। तो मिनरल रिच रीजन है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं, उसी के साथ पढ़ दो कि उन मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट माइंस कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट माइंस कौन कौन सी है तो वहीं पे पढ़ दो, स्टील प्लांट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूरा इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ा जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन गलत होते ही नहीं आपके। और इस एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनने की संभावना हर पेपर में होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को जब आप माइंस और मिनरल्स पढ़ रहे होते हैं तो बढ़िया ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, मिनरल्स प्रॉपर तरीके से, साथ ही साथ ये स्टेट वाइज क्रोनोलॉजी भी लगा लेनी है, कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल ज्यादा। तो पांच छह मिनरल्स है जो मेन, जिनके बारे में हमें बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलने की जरूरत होती है, उनको ठीक से पढ़ो, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, कैसे बना, कब बना, ये थोड़ा देखना है, किधर फैला हुआ है, कौन सी क्रॉप होती है, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ इसलिए ब्लैक सोयल है, रेगुर सोयल है, और रेगुर सोयल की क्या क्वालिटी होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। जैसे कॉटन के अलावा और क्या होता है, कॉटन के अलावा ग्राउंड नट होता है, मूंगफली होती है, टोबैको होता है। तो इस तरह से जो ना पूरा इंटरलिंक करके उसको अच्छे से पढ़ देना है। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अपने को ढंग से पढ़ना है इसको। फिर घाट्स, घाट्स में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स के बारे में प्रॉपर पढ़ लो, उसकी क्रोनोलॉजी को पढ़ लो, उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स को पढ़ लो, है ना। उसमें कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है, उसके बारे में देख लो। तो उस तरह से उसकी हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, इस तरह से जो है ना थोड़ा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लीजिए। तो फिर कौन कौन से स्टेट्स में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स है उनके बारे में कभी भी पूछ सकता है आपको कि नॉर्थ से साउथ मिलाओ, साउथ से नॉर्थ मिलाओ, तो प्रॉपर तरीके से, है ना। उसके बाद जो है मेघालय प्लेट्यू हो गया। तो मेघालय रीजन की तरफ अगर जाओगे तो उस वाले रीजन को, मेघालय प्लेट्यू को पढ़ दो, गारो खासी जयंतिया को प्रॉपर तरीके से पढ़ दो, है ना। किस तरह से मेघालय प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग कौन करता है उसको, है ना, प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई मिनरल है क्या, तो इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका कोस्टल प्लेन वाला रीजन, है ना। इसमें आप कर्नाटका प्लेट्यू को भी पढ़ सकते हैं। कर्नाटका प्लेट्यू आयरन और रिच है ना। कौन से पोर्ट से हम लोग आयरन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पोर्ट्स का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो आयरन और को कहाँ से हम लोग जो है किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से हमारे पोर्ट्स जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्ट से कौन सा मिनरल ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। जैसे गुजरात की तरफ बात करेंगे तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो पेट्रोलियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उधर वाला रीजन पूरा का पूरा। तो इस तरह से जो ना थोड़ा साथ में लिंकेज बना के पढ़ना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स को अपने को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। कोस्टल प्लेन्स में, तटीय मैदानों में अगर बात करें तो तटीय मैदान में आपका अ, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ठीक से, साथ में थोड़ा बीचेस के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बीच है वो भी साथ के साथ निपटा दो ना, तो बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या है कि कभी बीच का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आइलैंड ग्रुप आएंगे। आइलैंड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ तो लक्षद्वीप के बारे में, कोरल्स को साथ में पढ़ना है, क्योंकि लक्षद्वीप इज ए कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ दो पूरा अच्छे से, कौन सा उधर इंपॉर्टेंट जो है आइलैंड है। इसके अलावा कौन सा कितना डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, इसके अलावा कौन सी ट्राइब रहती है वहां पर, ये तमाम चीजें जो है इसके साथ पढ़ दो। उसी प्रकार अंडमान निकोबार पढ़ते टाइम पर वहां पर कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, किस तरह का जो है ट्राइब्स है वहां पर, वो तमाम चीजें जो है उस तरह से उस पर भी पढ़ दो, ठीक है। तो ये आपका इंडिया की डिवीजन पढ़ते टाइम पर अप्रोच रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया,
मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो 5-7 क्रॉप्स है, जैसे कॉटन हो गया, मिलेट्स हो गए, है ना, इसके अलावा जो आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो 5-6-7 क्रॉप्स होगी जिनके बारे में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना है। स्टेट वाइज भी कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, ऐसा करके उसको ढंग से पढ़ना है। किस तरह की सोयल में होती है, क्योंकि आजकल इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ऐसा ऐसा सीधा पढ़ दिया, है ना। इसलिए तो एनसीईआरटी का रोल बड़ा हुआ है, बट अकेली एनसीईआरटी भी नहीं रोक सकती चीजों को। ठीक है। सो 5-6-7 जो है क्रॉप्स मेन, इसके अलावा कौन सी क्रॉप कब होती है, खरीफ कौन सी है, रबी कौन सी है, जायद कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड थोड़ा सा जो ना उस टाइम पर कॉमन सेंस को भी साथ में यूज करके पढ़ना है, ताकि फिर जो है चीजें रिलेट होके याद रहेगी। ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोयल, तो इंडियन सोयल का जो है प्रॉपर मैप के माध्यम से पढ़ें, लिंक करें कि रेनफॉल ज्यादा है वहां पर लेटराइट क्यों है, लेटराइट में लीचिंग क्यों होता है ना। इसी प्रकार से एरिड है तो वो राजस्थान वाला रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड वाला रीजन हो गया, तो वहां पर उस प्रकार से लिंकेज होना चाहिए पूरा का पूरा, है ना। तो बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर वेजिटेशन कैसी होगी, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा लिंक्ड करके टाइप्स ऑफ सोयल को पढ़ना है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोयल बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है, क्योंकि सोयल और क्रॉप्स दोनों से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दीज आर इंपोर्टेंट टॉपिक्स, तीनों साल में क्वेश्चन है। ठीक है। दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक बन रहे हैं यहाँ से। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन अगेन लिंक्ड है इनसे। अगर सोयल आपको पता है और आपको रेनफॉल कहां पर कितनी कैसी हो रही है उससे वो पता है, तो आप नेचुरल वेजिटेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए इंडिया का मॉनसून मैप, इंडिया का रेनफॉल मैप जो है, वो आपको एनुअल रेनफॉल किधर कितना हो रहा है, अगर ये ठीक से पता है तो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन आप डेफिनेटली पता कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। उसके बाद जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, जिसमें नदियों को, उनकी सहायक नदियों को, उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो रिवर्स, इट्स ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, इनको सही ढंग से अच्छे से एक बार तैयार करना है बढ़िया तरीके से, कोई निमोनिक्स का यूज करके या जैसे भी आप कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप अपने आप में इनको तैयार कर सकते हैं। इनका मैप बनाएं बार बार, डायग्रामेटिकली बना बना के, जैसे गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी बनाएं, किधर नॉर्थ लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, तो याद करने में सहायक। कोई इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे कि आप इंडस की सहायक नदियां पढ़ोगे, तो इंडस जब ट्रिब्यूटरी पढ़ोगे, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी पढ़ते टाइम पर आपको वहां के डैम्स इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। इसी प्रकार जो सदर्न इंडिया की जो रिवर्स है, चाहे गोदावरी, महानदी, कोई सी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डैम्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, तो उनसे रिलेटेड इस प्रकार से एक साथ काम करना है। लिंकेज में जितना काम होगा उतना ही दिमाग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और जितना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी आ जाओ। देखो क्लाइमेटोलॉजी जो है, ये हमेशा मैं कहता हूं कि ये समझने का सब्जेक्ट है, और ये ठीक से जिसने समझा हुआ है तो वो अपने क्वेश्चंस गलत नहीं होने देगा। इसलिए इसकी क्रोनोलॉजी पढ़ना, बहुत तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब क्लाइमेटोलॉजी में आएंगे तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ो आप लोग, है ना, प्रॉपर तरीके से। टाइप्स ऑफ आपका सॉरी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ो आप, है ना। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, है ना। उसके बाद जो है ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा, तो कौन सी लेयर में क्या है, ओजोन गैस किधर है ना। उसके बाद जो है मीसोस्फीयर में क्या है ना, ट्रोपोस्फियर में क्या है, तो प्रॉपर तरीके से जो थोड़ा उनसे रिलेटेड कुछ है तो उसको साथ ही खत्म कर दो। इंसोलेशन जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, जो इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको कौन कौन इम्पैक्ट करता है, तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, उनको ठीक से पढ़ो। उसके बाद हीट बजट से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, हीट बजट को ठीक से तैयार करना चाहिए, यानी कितनी आती है एनर्जी और कितनी जो है रेडिएशन जाती है, तो रेडिएशन इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, कितना अर्थ रिसीव करता है, कितना जो है वो आपका क्लाउड्स के द्वारा जो है रिसीव किया जाता है, कितना जो है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी एल्बिडो कितना है। तमाम चीजों को एक साथ लिंक करके हीट बजट में पढ़ दो, बात खत्म हो जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन भी साथ की साथ पढ़ दो। टेम्परेचर इन्वर्जन ताप व्युत्क्रमण है, इसमें आपको कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स है, इनको आप सही तरीके से ठीक से उसी टाइम टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ते टाइम ही पढ़ दो। इसको अगर एनवायरमेंट से लिंक करते हो तो पॉल्यूशन के साथ लिंक कर दो दिल्ली से, है ना, कितना बड़ा मुद्दा चलता रहा है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है टेम्परेचर इन्वर्जन से कैसे इम्पैक्ट है ना, उसी के साथ जो है अगर करोगे तो बहुत सही तरीके से हो जाएगा वो। ठीक। उसके बाद प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, बहुत सही ढंग से प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम को समझना है पहले, है ना, कि थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन सी है,
और डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन सी है का पैटर्न कैसे है ना, वो प्रॉपर तरीके से प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम को समझना है हमें, है ना। विंड सिस्टम जब पढ़ो तो तीनों तरह की विंड सिस्टम को पढ़ दो, चाहे वो परमानेंट विंड है, चाहे फिर वो परमानेंट विंड है, चाहे फिर वो लोकल विंड है, चाहे फिर वो सीजनल विंड्स है। तो इन तीनों को जो है ठीक से पढ़ देना है, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल, तीनों टाइप्स की विंड्स को। लोकल पढ़ते टाइम पर जो अफ्रीका के अंदर लोकल विंड्स है, इसी प्रकार यूरोप के अंदर लोकल विंड्स है। इसके बाद जो अमेरिका की तरफ जाओगे, यूरोप की तरफ जाओगे, तो आपका ब्लिजर्ड हो गया, चिनूक हो गया, है ना। तो इनको तरीके से डॉक्टर विंड कौन सी को कहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इन विंड्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, तो विंड के बारे में अच्छे से। इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून चाहे इंडिया ज्योग्राफी के अंदर पढ़ दो, चाहे यहाँ पे आप लोग लिंक करके ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये प्रेशर बेल्ट विंड सिस्टम प्रॉपर तरीके से समझ में आने के बाद मॉनसून इजी हो जाता है अपने लिए। तो इंडियन मॉनसून को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है। इंडियन मॉनसून पढ़ो तो उसी टाइम एल नीनो ला नीना को ठीक से समझ जाओ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी बहुत जो है अपना एक हम पोटेंशियल एरिया है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एल नीनो एंड ला नीना के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। साथ में इंडियन ओशियन डाइपोल को पढ़ सकते हो, है ना। इसके बाद मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी इसके साथ पढ़ना चाहो, क्योंकि आजकल पहले ऑप्शनल का था ये एमजेओ, जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो था, ये टॉपिक ऑप्शनल का था। बट आज के दिन जो है आईओडी और एमजेओ नॉर्मल से पूछ लिए जाते हैं, इनको भी ठीक से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो जेट स्ट्रीम को ठीक से पढ़ लेना है। जेट स्ट्रीम को पढ़ोगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, भारत में विंटर रेनफॉल क्यों होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, तो क्या रोल है, कौन लेकर आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया में, तमाम चीजों को एक साथ पढ़ो। उसके बाद फिर थोड़ा सा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, है ना, उसमें कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी में दे रखा है, जो 11th क्लास का एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें दे रखा है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ठीक से पढ़ दीजिए। उसके बाद अगर देखें तो ओशियनोग्राफी में चलो। अब ओशियनोग्राफी में द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द ओशियन बॉटम रिलीफ, है ना, महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। ओशियन बॉटम रिलीफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एचसीएस, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्या पूछे जा रहा है, तो इनके बारे में जो है ओशियन बॉटम रिलीफ का पढ़ते टाइम आपको ट्रेंचेस के बारे में, मिड ओशियनिक रिज के बारे में, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, है ना, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या है, मिड ओशियनिक रिज क्या होती है। उसके बाद मिड ओशियनिक रिज जैसे अटलांटिक रिज है, उसके नाम देख लो, ऊपर नॉर्थ वाली डॉल्फिन रिज है, साउथ वाली चैलेंजर रिज है ना। तो इस प्रकार इस बार के लिए कार्ल्सबर्ग रिज होगी, जैसे कहाँ है, क्योंकि इंडिया का जो साइन हो चुका है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए कार्ल्सबर्ग रिज कितना इंपॉर्टेंट हो गया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया को लोकेट हुआ है, और इंडिया के पास सबसे बड़ा एरिया है, तो इंडिया उस चीज में इस बात को जो है पूरा पुरजोर तरीके से आगे बढ़ बढ़ के बता रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कार्ल्सबर्ग रिज इंडियन ओशियन में कहाँ है, उसको लोकेट करो। तो इस तरह से ट्रेंचेस और रिज को प्रॉपर तरीके से, इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस को अच्छे से मैप के थ्रू लोकेट करके पढ़ना है। देन ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स को ठीक से पढ़ना है। ओशियन करंट्स को सही तरीके से जो है आपका पैसिफिक ओशियन का कौन सा है, अटलांटिक ओशियन का कौन सा है, इंडियन ओशियन का कौन सा है, तो इनको आप लोग नॉर्थ साउथ प्रॉपर तरीके से ठीक से पढ़े। कोल्ड वार्म कौन सा है। उसके बाद कोरल रीफ जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वैसे तो, बट इसका धीरे धीरे जो है ना ओशियनोग्राफी में रोल बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा इसको देख लेना कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ना, किस क्यों होती है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ओशियनोग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है। चलो उसके बाद चलो जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को तो कोई नहीं भूल सकता, इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी पढ़े साथ में, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अच्छे से समझ के पढ़े, है ना, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को समझ के पढ़े। तो इनमें से क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। प्लेट्स जो है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, आपकी मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स जो है, इनको मैप के थ्रू लोकेट करके पढ़ना है, ऐसे नहीं। मेजर और माइनर प्लेट्स जो है, इनके नाम भी याद हो आपको, और इनको मैपिंग करके प्रॉपर तरीके से एटलस में दे रखी है अच्छे ढंग से, और वहां से लोकेट करके याद भी रखना है इनको कौन सी प्लेट की तरह। मेजर तो आपको याद ही है, माइनर को देखना है, माइनर को देखा तो ट्रेंच भी अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो वो चीजें इंटरलिंक हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना, तो जितना मैपिंग करोगे उतना ही बेहतर है। फिर वोल्केनोज की बात, टाइप्स ऑफ वोल्केनो को ठीक से पढ़ो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो में डोरमेंट वोल्केनो कौन सा है, डेड वोल्केनो कौन सा है ना। कोई इंपॉर्टेंट रिसेंट वोल्केनो है तो उसको थोड़ा देख लेना है, नहीं तो इंपॉर्टेंट वोल्केनो जो है
उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना है। कोई रिसेंट में जो है इरप्ट हुआ है, तो उसको पढ़ लेना है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने को तैयार करना है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, इसमें क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, तो इनके बीच की लाइन को क्या कहते हैं? मेंटल और जो है कोर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? है ना? ये सब चीजें जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उस दिन लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज मैं क्यों नहीं पढ़ के आया? तो तब अपने आप को कोसने का कोई फायदा नहीं है। ये बातें अच्छे से तैयार करनी है और इनका कोई कोड बना के, न्यूमोनिक बना के याद रख लो, ताकि बार-बार रिवाइज ना करनी पड़े इनको। है ना? तो इस तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, इसमें रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, तो चट्टाने और उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़े, रॉक साइकिल को पढ़े, इग्नियस रॉक्स कौन-कौन सी होती है ये भी देखना है। ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि इग्नियस रॉक्स कौन-कौन सी है, इनमें से इग्नियस बताओ, मेटामॉर्फिक कौन सी है वो बताओ, है ना? उसके बाद आपकी सेडिमेंट्री कौन सी है वो बताओ। ठीक है ना? तो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक कब बनती है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक कब बनती है, तो रॉक साइकिल को। तो इन चट्टानों को थोड़ा सा देख के जाना है, ताकि इनके क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है? बहुत ईजी वाला एरिया है ये। ठीक है? अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा पढ़ो, अर्थक्वेक कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो रिलेट करके वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये तो सारा का सारा प्लेट टेक्टोनिक का ही पार्ट है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ये 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद फिर बच गया सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम में जो है, अगर बेसिक सी बात करें, तो सोलर सिस्टम आप जो भी प्लेनेट्स हैं, उनकी सैटेलाइट्स हैं, उनके नाम याद हो आपको थोड़ा, कौन सा इनका क्रोनोलॉजी क्या है, बड़े से छोटा, है ना? कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल है, कौन सा जोवियन है ना? इस तरह से गैसियस कौन से है, कौन से कैसे है, वो गैसियस क्यों है ना? थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 4 स्टेटमेंट बनानी है उनको, तो 4 स्टेटमेंट में आपको घुमाएगा, वो तो पूरा का पूरा अपना ज्ञान लगाएगा उसमें बनाने वाला क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए आपको जो भी पढ़ना है वो ठीक से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बिना समझ के नहीं पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद जो है, सोलर सिस्टम के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्पेशली रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिवर्स, रिसोर्सेज, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स के बाद जो है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो है, माउंटेन रेंजेस वर्ल्ड की, इंपॉर्टेंट डेल्टाज वर्ल्ड के, है ना? इंपॉर्टेंट डेल्टाज है वर्ल्ड के, वो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो है, कोई डैम्स है इंपॉर्टेंट, तो उनको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो है, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हो गए, तो उनके बारे में, चाहे फिर वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, चाहे फिर वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, उनको ठीक से पढ़ना है। प्रॉपर तरीके से मैप को साथ में रखें, एटलस को साथ में रखें ज्योग्राफी में। जितनी अच्छी मैपिंग होगी, बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के, आपके एटलस के थ्रू ही हो जाते हैं। तो आपको एटलस को सही तरीके से मैनेज करना है, यानी पढ़ना है उसको ठीक से, अपना मैपिंग ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है? और साथ ही साथ जो है, जो भी पढ़े वो सॉलिड पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, उस पर एक बात और कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर देखें, तो अगर मान लीजिए कल को ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो। बाकी सर, बाकी कहाँ से होंगे फिर? 10 से 12 से तो काम नहीं चलेगा, बाकी कहाँ से होगा? बाकी देखो, कोई भी एक किताब से मैं बता दूं आप लोगों को कि वो किताब पढ़ लो, तो नहीं बनेगी बात। ज्योग्राफी डायनामिक सब्जेक्ट है, और हर बुक के अंदर जो है सारी चीजें नहीं दे रखी, और इतनी बड़ी किताब आप कोई समझ पाओ इतने कम टाइम में, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज हो सकती है, आप एक तो जो है एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी कौन सी पढ़े? तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12 ज्योग्राफी की। अब ये नया बच्चा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि 6 to 12 की, सर मैं तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने में रह जाऊंगा। जो पहली बार अभी सोच रहा है फॉर्म भर के तैयारी कर लूं, तो उनके लिए तो वैसे ही टफ है ये मामला। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनको थोड़ा सा रिवीजन प्रॉपर कर दें, एक बार तो करी कर दें। और 11th 12th की जो है, उनको थोड़ा, 11th की स्पेशली दोनों एनसीईआरटी को थोड़ा ठीक से पढ़ दें। फिर 12th की एनसीईआरटी जो है उस पर नजर मार दें, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाले में से पूछ रहे हैं, है ना? तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस अगर बनते हैं, तो 12th की एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा एक बार नजर मारा होगा, तो इजी हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? इसके अलावा, अगर आपने कहीं भी कोचिंग ली है, तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स अगर हो सकते हैं, अगर किसी अच्छे टीचर्स ने नोट्स बनवा रखे हो, तो शायद ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बुक्स इधर उधर से सारा क्रक्स एक साथ नोट्स में इकट्ठा करना पड़ता है। टीचर की बहुत बड़ी मेहनत होती है इसमें। अगर ऐसा कोई नोट्स अगर आपके पास मिल जाता है,
तो सबसे बढ़िया काम ये हो सकता है ज्योग्राफी के अंदर, अकेली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके 10 से 12 ही क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, है ना? अकेली एनसीईआरटी पढ़ के 10 टू 12 क्वेश्चंस ही आप ठीक कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से नहीं हो सकते। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इजी होते हैं और उनको हम लोग गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी भी अच्छे टीचर के, अगर नोट्स मिल जाते हैं आपको, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर आपको इस चीज में दिक्कत आ रही है तो आप सिनर्जी आईएएस एकेडमी विजिट कर लीजिएगा। हम लोग आपकी जितनी हेल्प बन पाएगी उतनी करेंगे। नोट्स के मामले में भी देखेंगे कि कितनी हेल्प हो सकती है। हम लोग जो क्लास नोट्स है उनकी फोटोकॉपी या जैसे भी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। आप विजिट कीजिएगा एकेडमी। एकेडमी का एड्रेस एंड ऑल सारी चीजें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और मैंने जैसा कि फर्स्ट पेज बताया था उसमें भी हम लोगों ने दे रखी है। ठीक है, तो नोट्स प्लस 6 to 12 एनसीईआरटी। तो अब बोलेगा सर दो दो चीजें मैं कैसे करूं? अगर ढंग के नोट्स है तो नॉट सफिशियंट, फिर 6 to 12 एनसीईआरटी को आप अवॉइड भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने क्लासरूम के अंदर देखा है कि बच्चे जो है वो लगभग 20 में से 18 क्वेश्चन के आंसर, 17 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं जो नोट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो 6 to 12 की एनसीईआरटी प्लस अगर नोट्स दोनों पढ़ लेता है तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो 10-12 क्वेश्चन तक आराम से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? और सिर्फ नोट्स पढ़ेगा तो सारे की सारी चीजें हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। कोई 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी 12th वाली अगर बुक से 12th वाली बुक से आ जाता है तो उसके लिए। ठीक है? तो ये आपको सोर्स में बहुत ज्यादा नहीं करना है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज एटलस। एटलस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस को आप लोग ध्यान रखें कि एटलस से बढ़कर ज्योग्राफी में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना अच्छे से आपको वो देखना आ जाएगा उतना ही। अब कौन सा एटलस है आपके पास? जो भी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान है चाहे ऑक्सफोर्ड है, कोई सा भी एटलस है तो उसको आप मैपिंग करो, मैक्सिमम एटलस का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? तो यहां से आप लोग कर लीजिएगा, चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसान है। ठीक है? एकेडमी विजिट कर सकते हैं आप। हमसे जिस प्रकार की भी मदद आपको चाहिए, जिस प्रकार से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम करने के लिए रेडी हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दे रखा है, एड्रेस भी दे रखा है। आप किसी भी वक्त जब भी आपको समय हो आप एकेडमी विजिट कीजिए। मिलकर बैठकर अच्छे से आपके लिए स्ट्रेटेजी भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।